नमस्कार, दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। अक्सर वादे किए जाते हैं निभाने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किया हुआ वादा पूरा नहीं हो पाता। और इस देश में जब चुनाव आते हैं तो अपने साथ वायदों की बौछार लेकर आते हैं। जनता के दिल पर दस्तक देने के लिए दलों में वादे करने की होड़ लग जाती है। इस बार भी होड़ लग रही है। देश में बह रही है सियासी बयार, जिसमें बेरोजगारी के बवंडर फिर से उठने लगे हैं। देश के बेरोजगार फिर से सभी राजनीतिक दलों के चहेते बन गए हैं। उनसे लाखों की संख्या में रोजगार देने के वायदे हर एक दल की ओर से किए जा रहे हैं। बेरोजगार इलेक्शन में सियासत की बड़ी खुराक और राजनेताओं का बड़ा रोजगार बन गए हैं। सारी कोशिश यह है कि देश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए ताकि 2024 में बड़ा फायदा मिल पाए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रोजगार मेले के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। मगर रोजगार पर बात अकेले बीजेपी ही नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस भी इसी होड़ में उसी तरह से शामिल है। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में कांग्रेस भी रोजगार पर बड़े बड़े दावे और वायदे कर रही है। मगर वही कांग्रेस रोजगार के ही मसले पर, इस मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश भी कर रही है। किसके दावे में कितना दम है? बेरोजगारी क्या एक बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में बनेगा? रोजगार मेले के जरिए क्या युवाओं को लुभा पाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा, ये मोदी गारंटी देता है। सामने 24 का चुनाव है और इस चुनाव में विजय का टीका लगाने के लिए हर दल अपने अपने जोर लगा रहा है। मगर एक बात जो सामने है वो ये है कि इस चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा और सबसे अहम है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार की बात करते हैं। आज भी पीएम ने 51,000 युवाओं को रोजगार पत्र बांटे। इन पत्रों को बांटने के साथ ही पीएम ने जो संदेश दिया है उसमें 24 की सियासत खुली हुई है। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। रोजगार का मुद्दा कितना अहम है उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हर साल करीब 2 करोड़ युवा 18 साल की उम्र को पार कर रहे हैं। ऐसे में उनका वोट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का मतदान किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत पलट सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 10 करोड़ ऐसे मतदाता थे जिन्होंने पहली बार वोटिंग की थी। इसीलिए बीजेपी युवाओं को टारगेट कर रही है, तरक्की की कहानियां बता रही है। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है।
ऐसा नहीं है कि रोजगार की बात सिर्फ बीजेपी कर रही है। बिहार में नीतीश की सरकार भी रोजगार देने की बात करती रहती है और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी वो रोजगार देने की बात कहते हैं। रोजगार का क्या आंकड़ा है? आप लोग रोजगार के मुद्दे पर बड़ा घेरते हैं बीजेपी को। राजस्थान में रोजगार को लेकर कैसे आपकी सरकार आगे बढ़ी? अब तक कितनी कामयाबी मिली है? देखिए, बीजेपी को तो कहने का अधिकार नहीं है। आज नौकरी लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी लगा रहे हैं, बच्चों की 3 लाख लगभग। और सरकार के अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट मीट हमने करी है, करीब 10 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए हैं। इधर बीजेपी का सारा फोकस इसी बात पर है कि कैसे युवाओं को लुभाया जाए, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि युवा शक्ति जिधर गई समझो उसकी सत्ता आई। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में भी देश की जनता ने माना है कि 24 के चुनाव में रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। मूड ऑफ द नेशन में 24% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है। मगर कांग्रेस को ये बात खल रही है। कांग्रेस पीएम मोदी के रोजगार देने को ढकोसला बताती है। कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल साइट पर लंबा चौड़ा लेख लिखा। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। खड़गे ने लिखा, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर मोदी जी हमारे युवाओं को इस तरह के EMI के रूप में कुछ हजार भर्ती पत्र बांट रहे हैं। ताजा समाचारों से पता चला है कि इन सरकारी नौकरियों में उनके नाम भी हैं जिनको प्रमोशन मिला है। उदाहरण के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च मोहाली द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में संस्थान ने 15 नई नियुक्तियां और 21 व्यक्तियों के प्रमोशन को मंजूरी दी थी। रोजगार मेला आयोजनों के दौरान इनको भी भर्ती पत्र जारी किए गए थे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अप्रैल 2023 में अपने जवाब में कहा कि 38 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। 38 में से 18 प्रमोशन के मामले हैं। मोदी जी, अगर आपको युवाओं के भविष्य की रत्ती भर चिंता होती तो आप ये PR स्टंट में शामिल होकर उनकी आकांक्षाओं से खिलवाड़ नहीं करते। देश के युवा बीजेपी के झूठ, जुमले और विश्वासघात को पहचान चुके हैं और वे 2024 में मोदी सरकार को बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। अकेले कांग्रेस ही नहीं, JDU भी नौकरियों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। 140 करोड़ का देश, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का वायदा और 27 जुलाई को पार्लियामेंट में यह सरकार कबूल करती है कि 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने आवेदन दिया और कुल नौकरी इन्होंने दिया केंद्रीय सेवाओं में 7,22,311। रोजगार पर रण बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि 24 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। सवाल ये है कि क्या सरकार का ये रोजगार वाला प्लान काम करेगा? आज तक ब्यूरो। रोजगार पर अपने अपने दावे हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से किया जा रहा है तो कांग्रेस उस पर कर रही है पलटवार। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप LJP-R के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ेंगे। लेकिन अभय दुबे जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, आप प्रधानमंत्री की ओर से रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं तो वो भी कांग्रेस पार्टी की आंखों में इतना क्यों चुभ रहा है? रोजगार के मुद्दे पर तो आपको वेलकम करना चाहिए सरकार का, इस पर भी सियासत क्यों? अभय दुबे जी। चित्रा जी, नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार ने बताया है 9,80,000 पद, सरकारी पद खाली हैं। अभी दिसंबर 2022 में लोकसभा में ये जवाब दिया है। सबसे ज्यादा अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय में खाली हैं 1,43,000 पद, रेलवे में 2,93,000 पद, रेवेन्यू में 80,000 पद, डिफेंस, सिविल डिफेंस में 2,46,000 पद खाली हैं। जिन पदों को भर्ती करने की ये बात कर रहे हैं उसमें असम राइफल के 6,000
पद खाली हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 23,000 पद खाली हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स के 11,000 पद, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 27,000 पद, एक के बाद एक रिक्तियां हैं। हाँ। कैसे गवर्नेंस होगा? तो उसी हम को पूछना भरने चाहते की हैं कोशिश सरकार तो से। की जा रही है और तो रोजगार और, मेले के जरिए, वही तो कवायद है कि लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसको रोजगार मेला मत कहिए, फिर ये पाप धोने की प्रक्रिया कहिए। इतने समय से अगर ये पद रिक्त हैं तो गवर्नेंस का क्या हाल होगा? और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये जो पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें ये रिजर्वेशन नहीं देने वाले हैं, तो 1,60,000 पद जो शेड्यूल कास्ट के हैं, 99,000 जो शेड्यूल ट्राइब के हैं और 1,98,000 पद ओबीसी के हैं, ये उसमें से समाप्त हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी किसने परोसी? आपकी सरकार ने, हमने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि 45 वर्षों की सबसे भीषणतम बेरोजगारी है। और आखिरी बात कहता हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है उसके डेटा बहुत चौंकाने वाले हैं। उसमें 15 से 19 साल के 74.84% बेरोजगारी है, 20 से 24 साल की 48%, 25 से 19 साल की 15%। क्या बदहाली कर दी आपने? जो विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है उसके युवाओं को सबसे ज्यादा छलने का काम आपकी सरकार कर रही है। और ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी युवाओं को छलने का काम कर रही है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके अब यहां पर अपने पीआर स्टंट के जरिए जिनका प्रमोशन हुआ है उनको भी शामिल करा लिया जा रहा है। रोजगार के मुद्दे पर क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी के लिए आपका? देखिए, जो कौन स्टंट कर रहा, कौन सत्य, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय क्या बोले? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हम 2023 में बैठे हैं, 45 साल 1978 से होते हैं ना जनाब। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे आ गई थी, प्रचंड बेरोजगारी थी। याद है आपको कितनी थी रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 14%, 16%, रेट ऑफ ग्रोथ 0। गजब ऐसा कुछ भी बोल देंगे अनाप शनाप आकर कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी और ये वो। अरे भाई, फैक्ट पे बात करिए, यथार्थ पे बात करिए। आज की डेट में यदि आपको इस बात को लेकर किसी प्रकार का संशय है तो मैं एक एथेंटिक बात कहता हूं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी कर्मचारी भविष्य निधि। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी बनेगा तभी तो भविष्य निधि में पैसा डालेगा। ईपीएफओ होता है, यानी जिसमें कि इंप्लॉयर भी पैसा डालता है और इंप्लॉय भी पैसा डालता है। तो जब वो ईपीएफओ का डाटा ये कहता है कि 2021-22 में 1,29 लाख लोगों ने का ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ था। कैसे शुरू हो गया? मगर क्या कोई अपने आप कोई इंप्लॉयर डालने लगा उसमें पैसा और अपना इंप्लॉय पैसा डालने लगा? यह आंकड़ा दिखाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो बात कह रहा हूं ना, जब देश का सोना गिरवी रख दिया गया, क्या बचकानी बात करने लगते, फिर कहते हैं कि साहब आंकड़ों की बात ये वो। अरे अभी याद करिए 2013 में कितना था रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 13-14% था। आपकी सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं, 2004 से 10 के बीच में केवल 27 लाख रोजगार सृजित हुए थे। 27 लाख। और जबकि रेट ऑफ ग्रोथ आपने 8% दिखाई थी। इसी कारण से बाद में नोटबंदी करनी पड़ी। और आज का मैं यथार्थ बताता हूं, जो स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है उसमें यदि 1 करोड़ से अधिक लोगों ने ऐड किया है तो कैसे ऐड कर लिया भाई? और जो मैंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कैसे पैसा इंक्लूड हो रहा है भाई? मगर उसके बाद आप कह रहे हैं, हाँ ये मैं मानता हूं कि कोविड के बाद जो दौर था महंगाई और बेरोजगारी का, अब हम उसमें से निकलने में सफल हुए हैं। पिछले 2 वर्ष थे चुनौतीपूर्ण। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2017 में एक दौर में हम 3.5% तक भी बेरोजगारी की दर लाने की बात की थी। तो आंकड़े पे बात करिए तो आंकड़े पे बात करिए, यथार्थ पे बात करिए। तो जो मैंने उदाहरण दिया, सहज बुद्धि से आपके करोड़ों दर्शकों में से कोई भी समझ सकता है कि जब देश का सोना गिरवी रख दिया गया, ध्वस्त अर्थव्यवस्था हो गई, 2-2 बार अवमूल्यन हो गया, उससे बुरी स्थिति आज की डेट में है। यह कहना सिर्फ हास्यास्पद नहीं है, यह शरारतपूर्ण है। और यह देश के, और दूसरा इन्होंने विनिवेश की बात जल्दी से जी। विनिवेश किसने शुरू किया था? पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट किसने शुरू किया था? ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर, जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में गृह मंत्री थे। क्योंकि आपने यह निर्णय लिया था
कि भारी भारी संख्या में जो हजारों करोड़ के घाटे में पीएसयूज चल रहे हैं उनको खुली अर्थव्यवस्था की तरह आपने मतलब जो किया, आपने हमसे कह रहे हैं कि साहब वो आगे बढ़ रहा तो गड़बड़ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहिए कि आपने नहीं किया था प्राइवेटाइजेशन। सरकार के लिए मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं एक एक करके उन आंकड़ों पर आपसे जवाब लूंगी। आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं अभय दुबे जी, उन्होंने कहा है कि रोजगार के मामले में सरकार ने बीते 9 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो आंकड़ा बता रहा है। और इसी के साथ सिर्फ अगर रोजगार मेले की मैं बात करूं तो 10 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। अभय दुबे जी। चित्रा जी, ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, इसका अर्थ है आज तक पर भी आरोप लगा रहे हैं, इंडिया टुडे पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार की संस्था की खबर थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO आज तक लिख रहा है, आज तक के नौकरी सर्वेक्षण में बेरोजगारी की दर 6% से अधिक बढ़ोतरी 45 साल के उच्चतम स्तर पर। महोदय 45 साल, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट जो छुपा दी थी चुनाव के समय आपने, वो डेटा लीक हुआ और बाद में जारी करने पड़ी। आपने अभी EPFO का जिक्र किया, इस बार की मंथली रिपोर्ट नहीं देखी आपने क्या EPFO की? EPFO की मंथली रिपोर्ट बता रही कि 12.5% की गिरावट आई है और 1 मिलियन से अधिक वो लोग हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन कराया है। अर्थात वो पहले से कहीं थे, उसके बाद उस EPFO के अकाउंट में फिर से रजिस्ट्रेशन कराया। मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़ी RBI की, उसने बताया है कि ये जो नोटबंदी का काला कानून लेकर आए थे उससे इस हिंदुस्तान के MSME पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट उसके कारण बढ़ा और 60 लाख MSME परमानेंट रूप से बंद हो गए। जो आप चीन से $100 बिलियन का इंपोर्ट करने लगे ना, उसने भी भारत के बाजार को तबाह कर दिया है। वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ी है, आप तो खुद सांसद हैं, पढ़ी है, उसमें लिखा है उन्होंने कि गैर जरूरी चीजें भी जो चीन से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके कारण हिंदुस्तान के रोजगार और व्यापार तबाह हो गए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम लगातार आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, मूड ऑफ द नेशन का क्या रहा है। रोजगार को 24% लोगों ने माना है कि इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है 24% और महंगाई 24%। इसी के साथ अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2014-15 से 2021-22 के बीच 22 करोड़ लोगों ने नौकरी केंद्र में पाने के लिए आवेदन किया था। ये 2021-22 का मैं आंकड़ा दे रही हूं और 8 सालों में सिर्फ 7,22,311 लोगों को नौकरी मिल पाई। हालांकि बात की अगर 10 महीने आज से बीते 10 महीनों का हम देख लें तो उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार जरूर मिला है। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि बार बार वो 2 करोड़ नौकरियों की याद आपको दिलाया जाएगा। और यहां पर हम दिखा भी रहे हैं दोनों ही सरकारों का कंपेयर करके कि यूपीए और एनडीए में क्या स्थिति रही थी, किसने कितनी नौकरियां यहां पर जनरेट की। ये देखिए आपके सामने है, 2004 से 2013 तक 6 लाख नौकरियां यूपीए सरकार में, एनडीए में 2014 से लेकर 2023 तक 9 लाख नौकरियां। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एनडीए यकीनन 9 सालों में भारी पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों के साथ। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, जो वादा किया था उस वादे पर तो पूरी तरह से अभी नहीं उतरी है सरकार। सुधांशु जी। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, हमने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर, ये हर चीज को सिर्फ नौकरी से क्रिएट करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर 140 करोड़ के देश में मान लीजिए वर्किंग पॉपुलेशन 80 करोड़ है और आप कहें कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां क्रिएट होंगी और एक परिवार में ऑन एन एवरेज 4.9 है भारत में रेशियो, यानी 5 लोग होंगे, तो मतलब जितनी संख्या उससे ज्यादा नौकरी करने वाले होंगे। तो नौकरी देने वाला कौन होगा भाई? स्वरोजगार के अवसर नहीं। हां, बता रहा हूं, 34 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिया है और उस 34 करोड़ में 8.5 करोड़ ऐसे जिन्होंने पहली बार लिया है। तो यदि आप ये मान लें कि उस 34 करोड़ में जिन्होंने लिया है, केवल सबको मत मानिए कि उन्होंने जितना भी लिया होगा, अगर आप 2/3 मान लें तो इसका मतलब 20-22 करोड़ लोगों ने तो रोजगार का कोई ना कोई अवसर क्रिएट हुआ होगा। अब मैं एक और इसीलिए बात कहना चाहता हूं, अभय जी ने देखिए कम से कम ये बात कही कि ईपीएफओ के डाटा में जो ये डाटा दे रहे हैं कि अगर महीने में 12% की बढ़ोतरी आई, बहुत सही घटोत्तरी आई, अरे कम हो गया साहब, बढ़ोतरी आई तो कोई वो नहीं। अरे मतलब अगर किसी ने ईपीएफओ में आपको लगता है कि 12% लोगों ने एक महीने में विड्रॉ किया, तो आपने उसी आंकड़े के आधार पर कहा कि इसका मतलब उन लोगों को इस महीने में उनकी नौकरी गई या नौकरी में कंटिन्यू नहीं किए। मगर जब इंक्लूड किया 1.5 करोड़ तो नहीं, वो आई नहीं, वो तो कहीं नहीं आई थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जनाब, एनएसएसओ के डाटा की आप बात कर रहे हैं, क्या एनएसएसओ का डाटा 50 साल पहले होता था?
इंप्लॉयमेंट का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोजगार का डाटा 1970 का है? नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं जब आप आंकड़े की बात करें तो आप लोगों को फैक्चुअल होकर बात करना चाहिए। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो मैं यह भी बात बताना चाहता हूं, कुछ चीजें बहुत साफ होती हैं। यदि 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है तो वो कौन बना रहा है? ठीक कोई है। आसमान से जिन्न आके तो बना नहीं रहे। और जितनी सड़कें बन रही हैं उनपे आपने क्या सन्नाटी सड़कें देखी हैं कि चलते हुए लोगों को देखा है? ठीक है। मैं छोटी सी बात, 4 करोड़ अगर आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये कौन बना रहा है? इसमें कोई रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। यदि 70 एयरपोर्ट थे 150 हो गए तो ये 80 एयरपोर्ट किसने बनाए? ठीक है, अब मैं जवाब दे लेती हूँ। ठीक है, अब मैं जवाब दे लेती हूँ। अगर आप इस ढंग की बातें आप करेंगे, ये कह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में, मतलब केंद्र की नियुक्ति पत्र के अलावा अलग अलग सेक्टर्स में भी बड़ी तादाद में नौकरियां सृजित की गई हैं, लोगों को रोजगार दिया गया है। अब मैं आ जाती हूं अनुराग भदौरिया जी आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज रोजगार मेले में खासतौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, ये कहते हुए कि पहले अपराध ज्यादा होते थे, निवेश कम आता था। अपराध पर लगाम लगी है, इस वजह से अब निवेश वहां पर ज्यादा आ रहा है, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। योगी सरकार का दावा है 6 सालों में 6,50,000 नौकरियां हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही दी हैं। तो ये आंकड़े सरकार की कामयाबी को गिना रहे हैं या नहीं गिना रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की छटपटाहट और परेशानी देखिए। 1991 में भाग गए वो, बात हो रही 2023 की। आपने 2024 में वादा किया था जनता से कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कह रहे हैं 1991 में क्या था? 1991 में क्या था? अरे 1991 से लेके 2014 तक कुछ ना कुछ जनता को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो प्रभु आपको लेके आई थी ना जनता। सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला प्रभु, थोड़ी सभ्यता सीखिए। अरे सभ्यता सीखिए, आप सुन लीजिए। तो जब प्रभु आपको, जब आपको इतिहास में ही जीना है, तो आपने 2024 में क्यों कहा था हम आएंगे तो सब कुछ सस्ता होगा और हम रोजगार दे देंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तब तो आप नहीं दे पाए। आज महंगाई दर 8% पे पहुंच गई है, उस पर आप चर्चा। आप मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, फिर आप कहोगे क्या हमारे बीच में कोई क्यों बोलता, हम नहीं आएंगे डिबेट में, फिर धमकाओगे लोगों को। अभी दूसरों के बीच में बोल रहे हो। 45 साल हम लाए थे या आप लाए, बताइए ना। बस ये मेरा कहना है। प्रभु, आप मुझे बोलने दीजिए, सभ्यता सीखिए। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, थोड़ा सभ्य हो जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ठीक है, नहीं बोलिए, उत्तर प्रदेश ने दी है, आप किसी को बोलने नहीं देना। ठीक है, आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल लूं? बोलिए, बोलिए अनुराग जी। अब मैं बोल लूं? देखिए, आप देखिए, जब बीजेपी के प्रवक्ता की बात फंस जाती है तो दूसरों के बीच में टोकने लगते हैं। भाई 1991 का डाटा आप ही अभी दे रहे थे ना, आपसे 1991 की बात नहीं पूछी गई है। 2014 के में जो आपने वादे किए थे, वो 2014 से 23 तक का हिसाब जनता आपसे मांग रही, तभी जनता 24% कह रही है, परसेंटेज जनता आपसे बेरोजगारी महंगाई की बात कर रही है देश की, जिसपे आप बोलना नहीं चाहते। और जो आपका शीर्षक है वो कितना अच्छा है कि जो आपने वादा किया था निभाना पड़ेगा, उसमें 2 लाइन बोलूंगा, फिर आगे मैं बोलता हूं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जुमले उछाले तुमने, झूठ फैलाया तुमको जाना पड़ेगा, 24 में तुमको जाना पड़ेगा। ये जनता ने तय किया है, क्योंकि महंगाई 8% पे है। और अगर अर्बन इलाके में जाओगे तो 7.99 है, और रूरल इलाके में जाओगे तो 7.45 है। मतलब आपने कोई रोजगार सृजन नहीं किया। महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ी हुई है समाज के अंदर में, लेकिन आपसे जब इसका सवाल पूछा जाता है तो आप ईपीओ की बात करने लगोगे, आप 91 की बात करने लगोगे, 2000 की बात करने लगोगे। ये ठीक नहीं है। जनता आपसे हिसाब पूछ रही है। आपको 18 करोड़ रोजगार दिया आपने क्या? आप 2 करोड़ के रोजगार के हिसाब से प्रत्येक साल, आज अगर 9 साल में हो गए तो आपको 18 करोड़ रोजगार आपने दिया। इसमें हाँ या ना पे जवाब दीजिए। जब आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको बताइए ईपीएफ में कितना बढ़ा, 1991 में क्या था, 2005 में क्या था, 2010 में क्या था। अरे प्रभु, सब कुछ ठीक होता तो आपको जनता लेके क्यों आई है? क्योंकि आप आओगे तो जनता को सहूलियत दोगे। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है जरा बताइए? 2004 में क्या थी बताइए? आप नहीं बता पाएंगे। आप 1991 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? आज क्या है? 100 पार कर गई है। क्या इसका जवाब है आपके पास? नहीं है जी, लेकिन आज रोटी महंगी है, दाल महंगी है, आटा महंगा है। अगर बीते 9 सालों के चुनावों को हम देखें, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो, उत्तर प्रदेश का, अब तो जनता उन्हीं की बातों पर भरोसा कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा है, हर चुनाव में लोग मानते हैं कि बड़ा मुद्दा है, लेकिन जैसे ही पलट कर देखिए, जो हमारा मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है उसका एक आंकड़ा है, एनडीए सरकार के प्रदर्शन से मोटे तौर पर आप कितने संतुष्ट हैं? तो 59% लोग तो उनसे संतुष्ट भी नजर आते हैं, और उसके बाद फिर बाकी नीचे का आंकड़ा है। तो एक बड़ी तादाद है ना उनसे संतुष्ट होने वालों की भी।
देखिए भारतीय जनता पार्टी को बातें घुमाना आता है। जब उनसे रोजगार की बात पूछी जाती है तो अब रोजगार के मायने बदल देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं रोजगार देने की बात नहीं कहती, हम रोजगार सृजन करेंगे, लोगों को रोजगार को, लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे। कहां किया आपने? और परिवारवाद की बात करते तो अब क्या कहते हैं? परिवारवाद मतलब होता है अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष बनना। पहले परिवारवाद कहते थे कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता। अभी रोजगार पर रहते हैं ना, रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है, परिवारवाद पे क्यों जा रहे हैं? रोजगार पे रहते हैं, रोजगार पे। अरे आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो, मैं आपके, आप मेरे बीच में इतनी कमेंट्री क्यों करती है भाई? क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि आपको परिवारवाद पर डिबेट के लिए नहीं बुलाया गया है, रोजगार पर डिबेट के लिए बुलाया गया है। अनुराग भदौरिया जी, बड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ रोजगार बड़ा मुद्दा है। आप ही लोगों की ओर से बार बार कहा जाता है कि बेरोजगारी पर क्यों नहीं सवाल पूछे जाते। आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप यहाँ पर परिवारवाद लेकर आ रहे हैं। आराम से अनुराग भदौरिया जी, चीखना अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, शांति सर, शांति बनाए रखें, शांति। एंकर मैं हूँ, काउंटर मैं करूंगी। एक सेकंड सर, आप नहीं सिखाएंगे, आप नहीं सिखाएंगे। आराम से अनुराग भदौरिया जी, आराम से। मुझे 2 मिनट बोल दीजिए कि 2 मिनट में बोलूं, उसके बाद 2 मिनट में बोलूं। अरे आप टाइम बहुत खराब करते हैं, आप मुद्दे पर आ जाइए। परिवारवाद पर चर्चा नहीं हो रही है, रोजगार पर चर्चा हो रही है। बोलना चाहता हूँ, अरे मैं रोजगार पे ही बात, उन्होंने क्या बोला, उन रोजगार पे ही बात कर रहा था। मैंने तो एक लाइन ली, उसमें एक लाइन लेना गुनाह हो गया क्या? मैं कह रहा था उनका रोजगार जो बोलते हैं उसका मायने अब बदल देते हैं। अब जब मैं बोलता नौकरी नहीं दे रहा तो कह रहे हो कि नहीं नौकरी की बात नहीं है, हमने कहा था हम सृजन करेंगे, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए रोजगार, उनको बिजनेस करवाएंगे, यही तो कह रहे थे। ये अपने मायने बदलते रहते हैं, परिवारवाद का मायने बदलते हैं, रोजगार का मायने बदलते हैं, महंगाई का मायने बदलते हैं, ये बेरोजगारी, हर चीज का मायने अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। ये मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन आप बीच में टोकने लगती है तो मेरी बात खत्म हो जाती है कि मैं जो कहना चाहता हूं। इसलिए चित्रा जी, आपसे अनुरोध है मेरा, हम लोग अपनी बात जब कह रहे होते हैं, आप जब टोकने लगते हो तो हमारी बात जा नहीं पाती है, और बीजेपी जब बोलती है तो उसकी पूरी बात चली जाती है। ये ठीक नहीं है, अनुराग ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा सुन लीजिए, क्योंकि रोज हम लोगों को आदत पड़ गई है आप लोगों के ऐसे ताने सुनने के लिए, तो बहुत फर्क पड़ता नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात कह रहा था। जब हम किसी रैली में जाते हैं या स्पीच देने के लिए जाते हैं तो वहां पर अकेले बोलने के लिए माइक पकड़ा दिया जाता है, लेकिन जब हम किसी डिबेट शो में आते हैं तो यकीनन सवाल आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको धैर्य के साथ उसका जवाब भी देना होगा, बजाय इसके कि आप एंकर के ऊपर भड़क उठें। धीरेन्द्र कुमार जी, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, अब चूंकि चुनाव सिर पर है तो रोजगार मेला आयोजन करो और लोगों को बताओ कि रोजगार दे रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर ही रोजगार का भी प्रबंध किया जाएगा क्या? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, आपने 5 पुरस्कार जीते हैं। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे। जी शुक्रिया। ये देखिए कि मैं बहुत खुश होता हूं कि हम लोगों से लोग उम्मीद पालते हैं, एनडीए के लोगों से नौकरी मांगते हैं, हमसे मांगना भी चाहिए, सत्ता में है। इनसे तो लोग उम्मीद भी नहीं रखते हैं ना, क्योंकि अगर ये नौकरी देंगे तो बदले में जमीन ले लेंगे। खैर छोड़िए इन बातों। 2014 में 8% थी ये दर इसका बेरोजगारी का, वो घट के आज के समय में 6.5% पर है। बीच में कोविड के समय में कुछ कठिन दौर आया, उस समय थोड़ा बढ़ा, लेकिन पुनः हम लोग उसको नियंत्रण करके आज नीचे जा रहे हैं। तो सुधांशु जी ने बहुत अच्छा से उसको समझाया भी। अब ये लोग झूठ मूठ का एक भ्रम, इतना झूठ बोलो, बेरोजगारों को गुमराह करो, 100 झूठ 100 लोग मिलके बोलो, शायद किसी को सच लग जाए। लेकिन देश में पढ़ाई लिखाई का भी दर तो बढ़ रहा है ना, लोग तो इनको समझ रहे हैं। इनको तो मिली थी वक्त, जब वक्त मिलता है तब अपने लिए काम करते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए करते हैं, अपना ग्रोथ रेट देखते हैं। अरे सत्ता मिली थी तो आप लोगों को हटाया लोग इसीलिए ना। मैं तो कई बार कह चुका हूँ आपके चैनल पे कि इन लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया है कि आप इतना नाम सवाल क्या पूछा, आप कहाँ का कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने पूछा कि 24 का चुनाव नजदीक है, 180 दिन बाकी है चुनाव में, उसके ठीक पहले रोजगार मेला लेकर आइए, ये सवाल पूछा गया है ना धीरेन्द्र जी। रोजगार हम वही कह रहे हैं। अच्छा, उसी पर हमने बोला ना कि आंकड़े अगर घट रहे हैं इसका मतलब कि हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार देना क्या गुनाह है? अगर मेला लगा के रोजगार दे रहे हैं तो और सुलभ तरीका कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीते 8-9 सालों के आंकड़े अगर हम देखें तो 2019 में जब चुनावी साल था उस समय सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया, और वैसा ही ऐसा लग रहा है कि 24 में अब चुनाव बिल्कुल सर पे है तो 2023 के आखिर तक जो सरकार का लक्ष्य भी है कि हम 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दें और फिर 24 में एक अलग शंखनाद करें, तो यानी कि इंतजार किया जा रहा था इलेक्शन। नहीं चित्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस बीच में शायद आप
आपके दिमाग में स्मरण नहीं हो पा रहा है आपको, ये कोविड का समय, आप 3 साल किस दौर से देश गुजरा है, उस समय जान के लाले पड़े हुए थे, उस समय हम अपने लोगों को सुरक्षित रख पाए। अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, उनको बोलने दें प्लीज अनुराग जी। तो जब संरक्षित उन लोगों को कर लिया, हम अपने देशवासियों से, देश के युवाओं को, आज हम रोजगार के लिए अवसर पैदा करके उन लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री हमारे विभिन्न स्तर पर प्रदेशों में जाकर रोजगार बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनको मेला के लगाकर अरे आप ही उनके बीच में लगातार टोके जा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका ही कहाँ मिल रहा है अनुराग भदौरिया जी। आप लगातार बोलेंगे तो फिर मैं कैसे टोकूंगी। सर प्लीज अनुराग जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, अच्छा नहीं लगता है इस तरह की हरकतें करना। सर प्लीज, सीनियर लीडर आप मुझे बोलने बिल्कुल आप सीनियर लीडर हैं, आप अपना सम्मान खुद ही कीजिए प्लीज। अब धीरेन्द्र जी को बोलने दीजिए, अभय दुबे जी बार बार हाथ उठा रहे हैं, उनको कुछ कहना है, जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिए ना। मुझे इतना लेकिन नहीं टोकेंगे। अच्छा ठीक है, आगे मैं चुप करा दीजिए। अनुराग जी चुप हो जाइए। मैं 2 साल 3 साल कठिन दौर रहा है कोरोना काल का, उस समय हम लोगों की जान बचाने में सफल रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देखिए कि आज जब हम अपने लोगों को संरक्षित कर लिए तो हम रोजगार उसको मेला लगा के बांट रहे हैं। इसके लिए लोगों को शाबाशी देना चाहिए, और देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को ठीक है ओके दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं अभय दुबे जी, वो कह रहे हैं आपको शाबाशी देना चाहिए, और कोरोना काल कितना बुरा गुजरा उसके बावजूद देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बना हिंदुस्तान, तीसरी की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो इस पर आलोचना किस बात की अभय दुबे जी? जी चित्रा जी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये आपदा में अवसर हमको ढूंढना चाहिए, देश के लोगों को जानना चाहिए किसने अवसर तलाश किए। जानते हैं आप, 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अर्जित किए और 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धो दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, अध्ययन बहुत है इनका, लेकिन थोड़ा सा उनका डेटा ठीक कर दूं कि मुद्रा के 40 करोड़ के लोन हैं, 40 करोड़ में से 32 करोड़ शिशु कैटेगरी के हैं। 50,000 रुपए से अंदर, पकोड़े का ठेला भी 50,000 रुपए में नहीं लगता आज अगर कहीं लगाने जाए तो। मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से, किसानों की आमदनी तो 27 रुपए कर दी, अपने धन्ना सेठ दोस्त 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ, और वो आपदा के समय में ही सबसे ज्यादा उछाल उन कंपनियों में आया है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, प्रधानमंत्री जी को भी सुन रहा था और चित्रा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां अच्छी हो गई इसलिए निवेश आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने अभी रिपोर्ट जारी की है, अमित शाह साहब ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में हत्याएं सबसे अधिक, 3,700 से अधिक हत्याएं होती है। अपहरण पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 14,000 अपहरण होते हैं। जघन्य अपराध 52,000 से अधिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं। आपके नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दी। एक मिनट सुनिए ना, आखिरी बात, हाँ एनसीआरबी का आखिरी बात कहने दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपने खुद ने, नीति आयोग के आप चेयरमैन हैं, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे 3 गरीब राज्यों में है, 37.79% पॉपुलेशन वहां की गरीब है, और हिंदुस्तान का सबसे गरीब जिला उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती 71.19% है। आपने बताया कि जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश का है, और आप महिमा मंडन कर रहे हैं। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो कोई उसका परीक्षण करता नहीं। दुबे जी, लेकिन एनसीआरबी के डेटा को लेकर भी बड़ा कंट्रोवर्सी है कांग्रेस पार्टी के भीतर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मैंने इंटरव्यू किया, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया था महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, तो उन्होंने कहा एनसीआरबी का डेटा तो क्रिएट करती है भारत सरकार, और वो जानबूझकर विपक्षी दलों पर निशाना साधती है। अब आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो एनसीआरबी को लेकर क्या स्थिति है? ये तो उत्तर प्रदेश एससीआरबी देख लो। हाँ, एससीआरबी से भी टेली किया है। मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ ना, आपने कहा कि यूपी को लेकर एनसीआरबी ने ये डेटा दिया, ये बहुत खराब स्थिति है। वहीं अशोक गहलोत कहते हैं कि जानबूझकर विपक्षी दलों पर निशाना साधने के लिए एनसीआरबी का डेटा लेकर आया जाता है। एनीवे, मैं जवाब ले लेती हूँ। उत्तर प्रदेश देखिए, बुनियादी रूप से देश की हालत इसलिए खराब हुई कि 2 गलत निर्णय बहुत बड़े पहले प्रधानमंत्री जी ने लिए थे। एक गलत तरीके से जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन और एक नोटबंदी। अब मैं जवाब ले लेती हूं। इसी से इकोनॉमी कोलैप्स होना चालू हुई। तो जो कोविड की महामारी के पीछे छिपते हैं ना, उसके पहले लगातार 8 क्वार्टर तक हमारी ग्रोथ रेट गिर रही थी। उसके पहले जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है 58 साल के निचले स्तर पर उसी समय आई थी, और 45 साल पहले एनएसएसओ ने सर्वे करना स्टार्ट किया। इसलिए कहा जाता है 45 साल का सबसे भीषणतम आंकड़ा है, नहीं तो ये आजादी के बाद का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। ओके, अब मैं जवाब ले लेती हूं अभय दुबे जी। सुधांशु जी, देखिए, कांग्रेस वाले अपने हिसाब से मनगढ़ंत आंकड़े बोलने लगते हैं, इसलिए मैं दर्शकों के सामने कोई कंफ्यूजन न रह जाए।
जैसे चित्रा जी आपने कहा कि अशोक गहलोत जी कहेंगे कि एनसीआरबी का डाटा केंद्र सरकार ही बना रही है उनके विरुद्ध में, और फिर ये कहेंगे एनसीआरबी के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो मैं ऐसी बात बोलता हूं जो दर्शकों को कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। ये बताइए कि जितने माफिया हैं वो यूपी में जाने से काहे डर रहे थे? मुख्तार अंसारी जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी तो पंजाब की जेल में था और कोर्ट में बात की बात में रिट दे रहा था कि मुझे यूपी नहीं जाना है। अतीक अहमद कह रहे थे मुझे बाहर रहना, यूपी नहीं जाना है। कितने ही माफियाओं ने यूपी के बाहर जाकर सरेंडर किया। इसमें तो कोई एनसीआरबी के डाटा और उसका अभय दुबे जी के इंटरप्रिटेशन और अशोक गहलोत जी के इंटरप्रिटेशन की तो जरूरत नहीं है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और जब पिछली सरकार थी जो आपके सहयोग से चल रही थी अखिलेश जी की, तो सारे के सारे उद्योग धंधों को मिट्टी में मिला दिया था। तो इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक तरफ आपकी सरकार ये कहती है कि माफियाओं के साथ ऐसी सख्ती हो रही है कि उनका इनकाउंटर हो रहा है। आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी यह विषय को उठाया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर माफिया डर रहा है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आप कह रहे हैं कि माफिया सबसे ज्यादा अपराध कर रहा है, ये जो आपकी बात है। दूसरा, मैं अब आपको विकास की बात बताता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी में डेवलप जो इन्वेस्टमेंट आया है वो राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट का 16.5% आया है। यानी गुजरात नंबर 2 पे है 14% से ऊपर, यानी 14% गुजरात और यूपी 16%। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया। और मैं एक और बात भी दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2 व्यवहारिक रूप से हवाई अड्डे थे उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ और एक वाराणसी। अब 7 हैं। तो अब ये 7 पे कौन से जहाज उतर रहे हैं? मतलब ये कोई मतलब ये अपने आप उतरने लगे, कुछ कोई कर थोड़ी रहा है, वो अपने आप बनना शुरू हो गए। अब बताइए, एक छोटी सी बात, इन्होंने कोविड की बात कही। जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे यहां कोविड के वायरस की टेस्टिंग की लैब केवल एक थी पुणे में, और अब स्वयं इस पे तो इनको कोई संदेह नहीं है कि लगभग हर जिले में टेस्टिंग की लैब है। तो साहब ये जो सैकड़ों क्रिएट हो गई, इस पे काम कौन कर रहा है? ठीक है, आसमान से जिन्नात आके टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ठीक है। इसलिए मैंने दर्शकों के सामने सिर्फ वो उदाहरण रखे हैं जिसमें इनके जो सच्चे झूठे आंकड़ों के माया जाल की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी आंखों से जो देखा हुआ है वो अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर सैकड़ों लैब बन गई तो कोई तो काम कर रहा है ना। ठीक है, अबे तू भी आप आगे जवाब दीजिएगा, एक बार अनुराग भदौरिया जी की बात हो जाए। फैक्ट्रियां 2 थी, आज 200 से अधिक फैक्ट्री है। कौन बना रहा वो मोबाइल में से? हाँ, मैं अनुराग भदौरिया जी, हाँ, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कुछ आंकड़े भी गिनाए और पीएम मोदी ने जो सवाल किया है वो भी आपके सामने रख देती हूं। उन्होंने जो जानकारी दी है कि 2030 तक टूरिज्म सेक्टर से भारत की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है। इससे युवाओं के लिए 13 से 14 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसके लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए अब प्लीज बीच में मत टोकिएगा। जैसे आपने सुधांशु पे कृपा की है, मुझ पे भी कीजिएगा, आपसे निवेदन है। देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला होंगे, ये जो होंगे वाला है ना, ये होंगे उनका 2014 से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ऐसा होगा, 2 करोड़ रोजगार होंगे, क्यूटो बन जाएगा। कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? और अभी सुधांशु जी उत्तर प्रदेश की बात करते, माफियाओं की बात करते, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ टॉप 10 के आपने लिस्ट निकाली है, तो आप बनारस से लेके गाजियाबाद तक माफियाओं के नाम गिना दीजिए। किस पे कार्रवाई कर दी आपने? आपके यहां तो एमएलसी बने लोग बैठे हुए हैं, एमपी भी बने हैं जिन पे आरोप लगा है, जिनके आरोप लगा आप जानते हो। दिल्ली में आप बचाते घूमते रहे, इसलिए आप मत बोलिए। आप जब ये बोलते हो तो आपका चेहरा सामने आने लगता है जनता के सामने। आपने कोई माफियाओं पे कार्रवाई नहीं की है। माफियाओं को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार में विधायक, एमपी बने सब बैठे हुए हैं। किसको आपने रोक लिया? सिर्फ आप परसेप्शन बनाने की बात करते हैं। परसेप्शन आपका है। कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए उत्तर प्रदेश में? बता दीजिए। कितनी इंडस्ट्री आपने उत्तर प्रदेश में लगाई? बता दीजिए। कितने आपने उत्तर प्रदेश में पार्क बनाए? बता दीजिए। कहां आपने मेट्रो चला दी उत्तर प्रदेश में? बता दीजिए। आपने कोई काम नहीं किया है। जो मेडिकल कॉलेज पहले यहां पे हॉस्पिटल थे, उनका नाम आपने उसको मेडिकल कॉलेज बना दिया, उसका मेडिकल कॉलेज रख दिया। कौन सा नया मेडिकल कॉलेज बनाया है? समाजवादी के समय के मेडिकल कॉलेज बने हुए हम गिना सकते हैं, आप गिना नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास मेडिकल कॉलेज है ही नहीं जो आप गिनाओगे। जो आपने जनता कोई इंडस्ट्री आपने लगाई तो बता दीजिए। सिर्फ कहोगे हमने 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, पता नहीं लाख करोड़ तो ऐसे बोलते हो जैसे लगता है आप 200-300 रुपए की बात करते हो। कहां लगा दी अपनी इंडस्ट्री? एक इंडस्ट्री बताइए आप। मैं नाम लेता हूं, लखीमपुर में कोई इंडस्ट्री है?
गोरखपुर में इंडस्ट्री बताइए, आप सीतापुर में बताइए, आप बताइए उन्नाव में इंडस्ट्री बताइए, लखनऊ में इंडस्ट्री बताइए, आपसे पूछ रहा हूं सहारनपुर में इंडस्ट्री बताइए, आप इन जिलों के श्रावस्ती में इंडस्ट्री बताइए, सिद्धार्थनगर में इंडस्ट्री बताइए, डुमरियागंज में इंडस्ट्री बताइए, बताइए जिलों का नाम ले लेंगे क्या? आपने जवाब ले लिया, कहां इंडस्ट्री का बताओगे? आपने कोई इंडस्ट्री लगाई नहीं है, सिर्फ आपने जुमलेबाजी फेंकी है, और जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। हम तो गिना सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। अगर मेडिकल कॉलेज गिनाना शुरू करूंगा तो हम गिना सकते हैं कि हमने सिर्फ सरकार मौजूदा जुमलेबाजी कर रही है। सैफई में बनाया, हमने जौनपुर में बनाया, हमने सीतापुर में बनाया, हमने आजमगढ़ में बनाया। अनुराग जी, पता चल गया आपको पूरे जिलों के नाम याद है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब जवाब ले लेते हैं। जिलों के नहीं, हमने बनाया, इन्होंने क्या बनाया बता दीजिए। बिना टोका टाकी अब उनकी बात सुन लेते हैं। आपने आरोप लगाए हैं, उनका पहले तो देखिए, पहले तो अनुराग भदौरिया जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, शायद ये सुनते नहीं हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत प्रोग्राम रोबोट की तरह आते हैं। जो सवाल हमसे पूछते हैं अभय जी, उस पे कहने लगते मैं चला गया। जैसे अभय जी ने 45 साल कहा तो हमसे कहने लगे आप 91 में क्यों चले गए। ये माफिया का विषय कानून व्यवस्था का बोला है, तो मैं एक ही इंडस्ट्री गिनाता हूं अनुराग जी, याद रखिएगा। इस समय डिफेंस कॉरिडोर इस देश में 2 बने हैं, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश। कहां? अब डिफेंस कॉरिडोर में लाइट मशीन गन भी उत्तर प्रदेश में बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बनने के लिए जा रहा है। आपके जमाने में कट्टे बनते थे और देसी बम बनते थे, और वो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहली बार अपने के बीच में डिस्टर्ब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और फिलीपींस वो देश बना है जिसने कि एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक किया है। गोरखपुर में यूरिया का कारखाना, आपको याद नहीं होगा, मगर मैंने वो इंडस्ट्री बताई जिसमें आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था, और लखनऊ में इतने लाख करोड़ की डिफेंस इंडस्ट्री आई। आपके जमाने में कट्टे की इंडस्ट्री चलती थी, देसी बम की इंडस्ट्री चलती थी। और मैं आपकी बात सही मानूं या अखिलेश जी की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पे खड़े होकर कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जब उन्होंने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहे थे कि भाई अरे कैसी भाषा आप बोल रहे हैं। कागज में आया है, बधाई आपको, कागज में आया है, बधाई पूरी जनता सुन लीजिए, कागज में आया है, कहीं धरातल पे नहीं है, बधाई आपको, कागज में बहुत कुछ आया है। लेकिन लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने एक ऐसी दुखती रख पे हाथ धर दी, इनकी इंडस्ट्री और अपनी इंडस्ट्री का जवाब। अच्छा सुनिए, आपकी एक इंडस्ट्री याद दिलाते हैं, ताली मत पीटो मेरे भाई। मुलायम सिंह जी के समय एक दादरी पावर प्लांट बनाए थे ना, ए भाई शिलान्यास किए थे ना मुलायम सिंह जी, कहां गया? अरे हमने सैमसंग भी लगाई थी ना, पावर प्लांट था, बताओ क्या हुआ? हमने सैमसंग भी लगाई थी ना, 5 साल हमने एचसीएल भी लखनऊ में लगाया है ना। बताओ भाई, अरे बहुत बोले थे दादरी पावर प्लांट बनने जा रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश की बिजली खत्म, समस्या खत्म हो जाएगी। आप एक पावर प्लांट बना दीजिए, मैं अभी खुद कह रहे थे हार जाऊंगा। क्या बताए, जैसे सेम बातें आप रिपीट कर रहे हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसी का जवाब दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, बात आ गई, सुन तो लीजिए जल्दी से। सुधांशु जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिए। हाँ, एक पावर प्लांट का नाम जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री योगी जी ने, हर जिले के प्रोडक्ट को, आपको पता नहीं है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छी खबर और अच्छी बात यह है कि कम से कम रोजगार और महंगाई 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं या फिर आंकड़ा गिना रही हैं। रोजगार क्या एक बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में बनेगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।